चलिए तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। और आज आप लोग के लिए क्लास 10 का केमिस्ट्री लेकर आ गए हैं, चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु, है ना। इसके पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ा दिया गया है विथ क्वेश्चन आंसर, वीडियो अपलोडेड है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए। जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल पे अगर आप जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं और इसका हमेशा पल पल नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से ज़रूर से ज़रूर ऐड हो जाइए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करेंगे, है ना। और आपको अच्छे से पता है कि क्लास 10th में हम भारतीय भवन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भारतीय भवन पढ़ लेगा ना तो उसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ना कि सब NCERT वगैरह सब कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो, तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु, है ना। केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है और ये जो है थोड़ा लंबा है, ठीक है। थोड़ा चलेगा, क्लास लंबा चलेगा, तो पेशेंस रखना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है। बीच में छोड़ के भागिएगा, समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से समझना है और अच्छे से पढ़ाई करना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धातु और अधातु के बारे में कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, ठीक है जी। तो धातु और अधातु पढ़ने से पहले जो है सबसे पहले थोड़ा सा हम तत्व के बारे में समझते हैं, है ना। कि बेसिकली जो हमारा तत्व होता है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट, क्या बोलते हैं, ये तत्व। आखिर कितने भागों में बांट के हम तत्व को पढ़ते हैं, तो तत्व को हम 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक तो होता है धातु, क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल, क्या बोलते हैं, मेटल। और एक होता है हमारा अधातु, क्या होता है, अधातु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मेटल, क्या बोलते हैं। एक होता है उपधातु, क्या होता है, उपधातु, जिसको बोलते हैं मेटलॉइड, क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। अब ध्यान से समझना कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं। तो बेसिकली आप ध्यान से समझना कि अभी तक जितना भी तत्व का कुल तत्व कितना है, कुल तत्व का संख्या कितना है, अभी तक कुल तत्व का संख्या 118 है। लेकिन आपका बुक में अभी 111 ही दिया है। कितना दिया है, 111 दिया है, 7 तत्व कम दिया है, ठीक है। वो पहले का छपा हुआ है ना, इसीलिए। तो 118 तत्व का खोज हो चुका है, जिसमें से धातु कितना है, उपधातु कितना है, अधातु कितना है। तो धातु का जो संख्या है पहले हम ये बता देते हैं आपको। तो धातु का संख्या लगभग जो है वो 92 है। कितना है, लगभग में है, एग्जैक्ट नहीं, लगभग में है 92, 92। और ये जो हमारा क्या आता है, हमारा है अधातु, क्या है हमारा, अधातु। इसकी संख्या जो है वो लगभग कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। और उपधातु कितना हो जाएगा आपको, ये आपका मिलेगा 6। लाया पीरियड टेबल लाया था, भूल गया लाना, कुछ उम्मीदें करना बेकार। इधर आप, तो हम क्या बोले, धातु की संख्या 92, उपधातु 6, अधातु 20। अब बात करते हैं हम कि सर ये जो धातु होता है, आपको एक आवर्त सारणी दिया हुआ है, किताब में भी दिया हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है, बुक खोल तो लोग, आप लोग के पास बुक है, आपको शायद कैमरा में दिख रहा होगा, ये चीज़ दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये पूरा नहीं दिया अभी, ठीक है ना, आधा अधूरा है इसमें। हाँ, इसमें ये ब्लॉक गायब है, ठीक है ना। तो ये इसी टाइप से रहता है आवर्त सारणी। और इसी के बारे में इसमें जितना इसी जो 118 तत्व को क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, है ना। जो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, इसमें जो आपको ये जो लाइन दिखाई दे रहा है टेढ़ा मेरा काला काला यहाँ से, ये बॉर्डर लाइन, इसको बोलते हैं सीमा रेखा लाइन, क्या बोलते हैं, सीमा रेखा लाइन। यानी इस तरीके से जिगजैग है कि नहीं है, इस तरीके से क्या है, जिगजैग है ना जी, क्या है, जिगजैग है। तो ये जिगजैग के, है ना, ये जिगजैग के डिब्बा में जो बंद है, इस डिब्बा में जो बंद है, इसमें क्या बंद रहता है, तो सर इसमें रहता है उपधातु, क्या रहता है, उपधातु रहता है, ठीक है ना जी। और इधर वाला, इधर जो हो जाएगा, जो दाहिना हाथ पे पड़ेगा, इसको बोलते हैं अधातु। इधर कौन सी होता है, और इसके बाएं साइड में कौन सी होता है, धातु होता है। कोई दिक्कत है, हम क्या बोले, ये है हमारा, ठीक है। ये यहाँ से देखो, ये जिगजैग लाइन दिखाई दे रहा है काला काला, है ना। तो ये जो काला काला जो डिब्बा में है, ये है उपधातु, क्या है, उपधातु, ऐसे सीढ़ी के जैसा टेढ़ा मेरा है ना। और इसके ई साइड वाला, ये वाला जो इधर बता रहे हैं, ये हो गया हमारा अधातु। और इसके बाएं साइड में आप तो इधर ही जितना होगी सब कुछ हो गया, धातु हो गया। कोई दिक्कत, तो अब ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम बात करते हैं कि सर धातु तो आगे ठीक है, तो जरा ये बताओ कि धातु हम पहचानेंगे कैसे, धातु कौन कौन है। तो कुछ हम धातु का नाम आपको अभी लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है जी। तो जैसे में धातु का नाम में हम लोग लोहा का नाम सुने, आप लोग बहुत कुछ जानते हो, आप लोग को बहुत कुछ पता है। जैसे लोहा का नाम सुनो आप लोग, हाँ, लोहा हो गया, टीन हो गया, है ना रे, कॉपर हो गया, है ना, चांदी हो गया,
है ना, AU सोना हो गया, और क्या होता है जल्दी बताओ, सोडियम, और ये बहुत कुछ होता है, सोडियम हो गया, ये सब क्या है, लाइट डिम डम कर रहा है क्या, ये सब क्या है, ये सब धातु है। और पारा का नाम सुने आप लोग, पारा का नाम सुने हैं, तो पारा ये सब क्या है जी, ये सब धातु है, ये सब जनरली धातु जो आप लोग जानते हो। पारा आप लोग देखते करते हैं डॉक्टर थर्मामीटर में यूज होता है, सोना, बिना सोना का तो शादी ब्याह नहीं होगा, है ना रे। चांदी, तांबा, जो घर में तार वगैरह आता है लाइन वाइन के लिए, तांबा का बर्त, तांबा हो गया ना, तांबा। टीन, एसएन बोले तो टीन, एफी बोले तो लोहा का आजकल बहुत सारा सामान जो है क्या हो रहा है, लोहा का आजकल बहुत सारा सामान जो है क्या हो रहा है, लोहा का बहुत सारा सामान आजकल घर में हमारे अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। तो ये है धातु, क्या है, अधातु। और धातु बेसिकली मुख्य रूप से क्या होता है, ये ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। लोहा ठोस, सोना ठोस, चांदी ठोस, टीन ठोस, कॉपर यानी तांबा भी ठोस। अब बात समझ, लेकिन अपवाद भी होता है। तो बोलेगा सर पारा तो ठोस नहीं होता है, पारा क्या होता है, पारा द्रव अवस्था में होता है ना। तो बोलेगा सर तो ठोस नहीं होता है। तो जहाँ हर चीज़ का अपवाद होता है तो इसका भी अपवाद होता है, वो आगे हम पढ़ाएंगे। अभी समझते हैं अधातु। अधातु में तुमको जितना भी गैस रहेगा, जितना भी गैस रहेगा वो सब मिलेगा, ठीक है ना। गैस बोले तो क्या सर, जैसे कि आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस, छोड़ते हैं CO2, क्या छोड़ता है, CO2 यानी कार्बन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, और क्या हो गया हमारा आर्गन, आर्गन भी क्या हो गया, गैस हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, हीलियम गैस हो गया, ये सब क्या है, क्रिप्टन गैस हो गया, ये सब क्या है रे, ये सब हमारा गैस है, ठीक है ना। क्या, फास्फोरस, सल्फर, हाँ ये सब गैसीय अवस्था में, किस अवस्था में पाया जाएगा, गैसीय अवस्था में मिलेगा, यानी बेसिकली सॉरी, हाँ ये गैसीय अवस्था में रहेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, जो गैस अवस्था में रहता है उसको क्या बोलते हैं, अधातु। क्या बोलते हैं, मतलब अधिकतर, सब नहीं रहता है, अधिकतर जो है गैस अवस्था में मिल जाता है, ठीक है। तो यानी कि सभी गैसें, सभी गैसें यानी जितना भी इसमें गैस रहेगा सब इसके अंतर्गत में आ जाए, किसके, अधातु में। तो जैसे गैस में बताऊँ क्या बोल रहे थे, ऑक्सीजन, CO2, हाँ नाइट्रोजन हो गया, CO2 तो नहीं लिखेगा ना, CO2 फिर यौगिक हो जाएगा। अभी हम तत्व की बात करें, है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फिर हमारा क्या होता है, क्लोरीन का नाम सुने आप लोग जी, क्लोरीन हो जाएगा, है ना, क्लोरीन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, और हमारा हीलियम हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, हाँ कार्बन हो जाएगा। कार्बन क्या है, कार्बन एक प्रकार का क्या है रे, गैस है। उसके बाद आर्गन हो गया, कार्बन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर, ये सब क्या है, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा अधातु है। क्या है, अधातु, है ना। यानी कि ई धातु हो गया, ये क्या हो गया, अधातु। उपधातु किसे कहते हैं, उपधातु का मतलब ऐसा कि जिसमें धातु का भी गुण, जो धातु का भी गुण रखे और अधातु का भी गुण रखे। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, एक होता है लड़का, एक होती है लड़की, और एक बीच वाला होता है जिसको बोलते हैं गे, यानी छक्का जिसको बोलते हैं, जिसमें लड़का का भी गुण होता है, लड़की का भी गुण होता है, तो उसको बोलते हैं छक्का। क्या बोलते हैं, छक्का। उसी प्रकार समझना, यहाँ पे धातु है, क्या है, और यह धातु है, जेकरा में ये दोनों वाला गुण रहेगा, ये क्या कहलाएगा, उपधातु कहलाएगा। आई जो भी टेढ़ा मेरा लाइन से जो हम दिखा रहे थे आपको, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा होगा आप लोग को भी, ये जो टेढ़ा मेरा काला से जो लाइन दिखाई दे रहा है, देखो क्या है, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, है ना, फिर एंटीमनी, फिर टेलुनियम, पोलिनियम, ये सब क्या है, हाँ कुल मिलाकर 7 गो है जो क्या है हमारा, हाँ 7 तो हमारा क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। जैसे हम क्या बोले, सिलिकॉन हो जाएगा, मोटा मोटी बताते हैं, फिर अब सब नहीं लिखा रहे हैं ना, सिलिकॉन हो जाएगा। फिर और क्या था इसमें, देखो देखो सिलिकॉन हो गया, फिर नीचे आओ तो जर्मेनियम मिलेगा, क्या मिलेगा, हाँ क्या मिलेगा, जर्मेनियम मिलेगा। फिर हमारा देखो नीचे आओ तो यहाँ पे AS है ना, यानी आर्सेनिक, AS बोले तो आर्सेनिक। अब हम सबका नाम नहीं लिखेंगे, तू लोग 10th क्लास 9th में पढ़ा होगा, तू लोग इसका नाम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। फिर देख SB है, यानी एंटीमनी, है ना, हाँ SB हो गया हमारा, क्या हो गया, SB हो गया हमारा एंटीमनी। फिर हमारा होता है टेलिनियम, फिर होता है पोलिनियम, है ना, तो TE पोलिनियम PO, ठीक है ना। तो ये सबको क्या करना है, आपको याद रख लेना, ठीक। तो तत्व को 3 भाग में बांट के पढ़ लिए, धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या होता है, ठोस अवस्था में मुख्यतः पाया जाएगा, अधातु गैस अवस्था में पाया जाएगा, और उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है उसको क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। अब बात आता है कि सर ठीक है धातु की पहचान बताओ, यानी कि हम पहचानने का तरीका बता रहे हैं, पहचानने, है ना, पहचानने का तरीका, पहचानने का तरीका, ठीक। उसको रख के आओ नीचे, उसको रख के आओ।
पहचानने का तरीका, यहाँ देखो, तो पहचानने का तरीका, तो हम किसका पहचानने का तरीका बता रहे हैं, तो धातु के लिए। किसके बता रहे हैं, धातु के लिए बता रहे हैं। तो धातु के लिए पहचानने का तरीका तो तू लोग सिंपल है, कुछ तो धातु तू लोग जानबे करता है अपन मर्जी से। जिससे देखो Fe क्या होता है, Fe यानी लोहा, फिर क्या बताए थे, टीन बताएं, फिर क्या बताया, कॉपर बताएं, फिर सोना, फिर चांदी, फिर सोना, फिर क्या हो जाएगा हमारा पारा हो जाएगा ना, पारा हो जाएगा। और भी बहुत कुछ हो सकता है धातु में। बेसिकली ये सब आप जानते हो, जिसको जानते हो वही लिख रहे हैं, जो अब तुम्हारे नज़र में है, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर एक ट्रिक अगर बताया जाए कि सर धातु पहचानने का क्या तरीका है, तो धातु के अंतिम में क्या होगा, अंतिम में क्या हो जाएगा, धातु के अंतिम में यम क्या हो जाएगा, जिसके अंतिम में यम लगा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हाँ उसको क्या बोल देंगे हम, हाँ उसको हम बोल देंगे कॉपर बोल देंगे, बोक्का क्या धातु बोलेंगे ना। तो जैसे अंतिम में यम, तो जैसे लिथियम, Li क्या होता है, लिथियम, फिर हो गया हमारा सोडियम, क्या हो गया सोडियम, फिर हो गया हमारा मैग्नीशियम, है ना, फिर हमारा हो गया कैल्शियम, क्या हो गया हमारा कैल्शियम हो जाएगा। और क्या हो सकता है, बेरिलियम, है ना, बेरिलियम, कुछ करे, बेरिलियम हो गया, फिर हमारा बेलियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ठीक है। लाना जरूर था उसको, रोबे लगी, मारेंगे ना तो दांत झाड़ देंगे तुम्हारा। तो ये सब तरीका है पहचानने का धातु क्या है जी, यहाँ ध्यान से देखो समझो, लिथियम लास्ट में यम आ रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, बेरिलियम सब आ रहा है, लास्ट में यम आ रहा है ना। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे कि धातु है, क्या है। लेकिन अगर हम, ये तो ऐसे हो गया, लेकिन हमको अगर वैज्ञानिक तरीका से पहचानना हो, एकदम वैज्ञानिक तरीका से, ये तो ऐसे ट्रिकी पे पहचाननी है। लेकिन अगर कहे कि वैज्ञानिक तरीका से हम कैसे पहचानेंगे, है ना, तो वैज्ञानिक तरीका से पहचानने का धातु और धातु का अलग सा तरीका है। क्या है जी, ध्यान से समझना। अगर वैज्ञानिक तरीका से हमको धातु पहचानना होगा, तो धातु पहचान के लिए याद रखना है कि इसका क्या निकालना, आपको लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकालना पड़ेगा। और उसमें देखना पड़ेगा कि अंतिम कक्षा में के गो इलेक्ट्रॉन आता है। तो धातु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो कहेंगे कि धातु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 1 है ना, 1, 2, 3 कितना होना चाहिए रे, 1, 2, 3 होता है। यानी कि जिसके अंतिम में 1, 2, 3 मिल गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, धातु। क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि क्या धातु है। जैसे इधर समझते चलो, है ना। जैसे हम मान के चलो कि हम क्या करेंगे, हम कुछ उदाहरण लेते हैं, ठीक है। हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण लेते हुए समझाएंगे आप लोग को, ठीक है ना जी। वैज्ञानिक तरह से मान लो हम सोडियम ले लिए, क्या ले लिए, सोडियम को होता है Na, और सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है जी। और आपको पता है कि ये है भैया सोडियम, क्या है, एक चारों पट्टी होता है कक्षा, क्या होता है, पता है ना, हाँ। आप 12 और सॉरी 11 कितना होता है, 11। यहाँ देखो, तो सोडियम के चारों पट्टी कक्षा रहता है। आप पता है कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना है, 11, प्रोटॉन कितना है, 11, कोई दिक्कत। और कक्षा में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो पहला कक्षा में के गो इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में 2 गो, पहला में 2 गो के सीट में रहता है, 2 से ज़्यादा नहीं बैठाएगा। दूसरका में के गो, 8 गो, के गो। और तीसरका में के गो, 18 गो तक बैठ सकता है। तीसरा में कितना गो तक बैठ सकता है, 18 गो तक बैठ सकता है। अभी इसको भी समझा देंगे, ठीक है। सब 9th में पढ़ना था, तू लोग पढ़ा नहीं है क्या, ध्यान से पढ़े तो भूल गया। इधर पहला कक्षा में के गो बैठा रहे हैं, 2। दूसरा में के गो बैठा सकते हैं, 8 गो। तो 8 और 2 10 हो गया रे। तो बचा 11 गो था ना, तो बचा के गो, तो अंतिम में 1 गो बैठ जाएगा, बोलो हाँ। फिर हम लेते हैं मैग्नीशियम, क्या ले रहे हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम परमाणु संख्या कितना होता है, 12, कितना होता है, 12। तो पहला कक्षा में के गो बैठेगा, 2 गो। दूसरा में के गो, अब बच गया 8 और 2 10, तो बचा 2 गो ना, तो 2 गो अंतिम बैठ जाएगा। फिर हम लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13। तो देख पहला में के गो बैठेगा, दूसरा में 8 गो, तो बचेगा 3 गो ना, तो 3 गो अंतिम बैठा दिए। फिर आओ कुछ ले, चल सिलिकॉन ले लेते हैं। इसको होता है कितना, 14, कितना होता है 14। तो पहला में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरका में 4 गो ना बचा, 4 गो बैठ जाएगा। फिर क्या लें, सिलिकॉन फास्फोरस, 15 फास्फोरस लेते हैं, तो 15 है ना। तो 15 पहला में 2, दूसरा कक्षा में बच गया, अंतिम कक्षा में बैठ गया। फिर ले
सल्फर, क्या लो, सल्फर का कितना होता है 16, कितना होता है रे, तो पहला में 2, दूसरा कक्षा में 8, बचेगा क्या गो 6 गो अंतिम में चल गया। फिर क्लोरीन, क्या लें, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है ना, तो पहला में कितना 2, दूसरा कक्षा में 8, बचेगा 7 गो ना, 7 गो अंतिम में बैठाओ। फिर लो आर्गन, क्या लो, आर्गन, तो पहला इसका आर्गन का होता है 18, क्या होता है परमाणु संख्या, ये सब परमाणु संख्या है 18, तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, बच गया के गो, यानी कि हम तीसरा में तो 18 को तो बैठा ही सकते हैं, पर जो बचेगा वही ना बैठाएंगे। ये सब समझ में आ गया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि धातु पहचानने का तरीका क्या बोले कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 होता है। समझना ध्यान से, हमको पहचानना कि में धातु कौन है, धातु कौन है। तो ध्यान से देख, अंतिम कक्षा यही ना हो गया, अंतिम इसी को ना बोलते हैं रे। है तो देख, ये सब इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अंतिम कक्षा में या तो 1 हो या 2 हो या अंतिम कक्षा में क्या गो है, यहाँ अंतिम कक्षा में क्या गो है, यहाँ अंतिम कक्षा में क्या गो है, तो ये तीनों क्या हो गया, बोलो जल्दी से, धातु हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अधातु की पहचान, अधातु का पहचान हम जो है किस तरीके से करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से। और ये जो चीज़ हम लिखे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं रे, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कोई तत्व दे देगा और कोई तत्व के परमाणु संख्या देकर कहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो तुमको ऐसे ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब अधातु पहचानने का क्या तरीका है सरकार, तो सिंपल सा तरीका है कि इसके अंतिम कक्षा में कितना होना चाहिए बताओ। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 1 2 3 तक तो यही छीन ले है, तो बचा कौन सी, 4 5 6 7 8, बस ब्रेक मारो, इससे ज़्यादा कैपेसिटी ना है, यानी इतना है ना, इतना होता है। अब सर अधातु पहचानना है ना सर, आइए सर आगे आइए सर, कितना है, कितना है सर 4, तो बोलिए अंतिम कक्षा में 4 है ना, तो धातु क्या धातु, ठीक है धातु होता है, हम ये बात मानते हैं, ठीक है ना, पर यहाँ सिलिकॉन है, क्या है, और सिलिकॉन के बारे में अभी बताया कि क्या है, उपधातु है, क्या है। ऐसे तो धातु के अंतिम कक्षा में क्या होता है, जैसे हम ले लेते हैं कार्बन, कार्बन धातु है ना रे, तो इसका पहला में 2, इसका होता है 6, परमाणु संख्या 6, तो 2 और 4, तो अंतिम में कितना आया, तो यहाँ भी 4 है, तो देखिए धातु अधातु है, क्या है, लेकिन वहाँ भी 4 आ रहा ना, पर सिलिकॉन किसके जैसे व्यवहार करता है, उपधातु है ना, तो इस क्या हो जाएगा, तो ये हमारा उपधातु है, इसको ध्यान देना, ठीक है। उपधातु 7 को रट जाना, ठीक है, बता देंगे। यहाँ इसके अंतिम कक्षा में फास्फोरस के अंतिम कक्षा में कितना है 5, और सल्फर के अंतिम कक्षा में, क्लोरीन के अंतिम कक्षा में, आर्गन के अंतिम कक्षा में, सब के अंतिम कक्षा में क्या आ गया 5 6 7 8, जेकर अंतिम कक्षा में 4 5 6 7 8 में से कुछ आ जाए तो क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, अधातु। तो धातु अधातु अगर वैज्ञानिक तरीका से पहचानना हो इस तरीके से, या फिर तुम लोग एग्जाम में ऐसे घुमा के भी सवाल पूछेगा, अगर मान के चलो कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा, कहेगा कि एक तत्व है सोडियम, या कहेगा एक धातु है सोडियम, धातु तो बोलेगा नहीं, सॉरी धातु बोलेगा तो पकड़ा ही जाएगा चोर, बोलेगा कि बताओ जो नीचे लिखे गए तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु के हैं कि अधातु के हैं, तो तुमको यही देख के फैसला कर लेना अंतिम से। अगर 1 2 3 तक मिला तो धातु, अब बाकी मिला तो, लेकिन उपधातु पर भी ध्यान रखना, फंसाने के लिए हो सकता है ये भी दे देगा, तो देखना 4 ठोक देना है जाकर अधातु, तो हो जाएगा गलती। इसको भी देख लेना है ना साथ में कि 14 दिया तो 14 सिलिकॉन का होता है, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझने परेशानी आप लोग को नहीं। अब हम बात करते हैं कि सर ये बताओ कि ये पता कैसे चल रहा है कि कौन कक्षा में के गो इलेक्ट्रॉन को आप बैठा रहे हो, इधर देखो मारेंगे मुंह, यहाँ ध्यान, ये पता कैसे चल रहा है कि किस कक्षा में हम कितना इलेक्ट्रॉन बैठा रहे हैं, जो हम बैठा रहे हैं 2 8 18 32 ऐसे बोल रहे हैं, ये कैसे पता चल रहा है। बेसिकली ये सब 9th का पोर्शन है, ठीक है ना, जो हम तुम लोग को समझा रहे हैं, ये सब 9th में ही पढ़ना था, लेकिन फिर भी देख ले समझ ले इधर। अब हम सिखाएंगे तुम लोग को कि कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं अभी, कक्षा, क्या पढ़ा रहे हैं जी, कक्षा। आप कक्षा को ध्यान से समझ, तो कक्षा को हम बांट देते हैं, एक होता है पहला कक्षा, क्या होता है पहला कक्षा, फिर हो जाएगा दूसरा कक्षा, दूसरा, फिर हो जाएगा तीसरा, इसको बोलते हैं हाँ
चौथा कक्षा, और भी हो सकता है, हम पाँचवा भी ले सकते हैं, ठीक है ना जी। हम बताएंगे तो सब तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा। सिंपल सा इसका फार्मूला याद रखना है आप लोग को, कुछ ज़्यादा दिमाग में खोचरे नहीं बैठाना, ठीक है ना। फार्मूला होता है 2n², सब जगह ये फार्मूला रहेगा। यानी कि कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो बस यही फार्मूला लगाना है 2n²। तो अब हम बात करेंगे कि सर ये बता दो कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा। तो ये n क्या है सर, तो n है कक्षा की संख्या, तो 2 लिखो गुना n, पहला कक्षा की बात कर रहे हैं ना, तो n का जगह हो जाएगा 1, ऊपर लगा दो स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 में 1 से गुना कर कितना हो गया 2 ना, यानी पहला कक्षा में क्या को बैठेगा, हम 2 को बैठाए रे। दूसरा कक्षा की बात कर 2n², तो 2 गुना n की जगह कितना रखेंगे 2, कक्षा 2 की बात कर रहे हैं ना, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी, तो दूसरा कक्षा में उसके बाद तीसरा का निकाल, तो 2 गुना n की जगह कितना रख 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी के 18। तीसरा में कितना बैठा सकते हैं, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 18 बैठा सकते हैं, कम भी बैठा सकते हैं, अगर नहीं रहेगा तो जैसे कम नहीं बैठा रहे हैं, नहीं है तो, लेकिन 18 तक तू बैठा सकता है। 4 में चल, तो 2 गुना n की जगह कितना रखेगा 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी के 32। अब पाँचवा निकाला तो निकाल लेना, यहाँ रख लेना 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, छठा निकालना निकाल लेना, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसको हम कैसे कैसे बैठा रहे हैं, क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तुम लोग को, परेशानी है नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसको फट से उतारो, फिर आगे बताएंगे। इसके बाद हम बताते हैं धातु और अधातु की विशेषता बताएंगे, ठीक है। इसको उतारिए, और आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट। एक चीज़ तू लोग ध्यान दो, बताना भूल गए थे इधर। आप देख, ये जो सबसे अंतिम में जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन, सबसे अंतिम वाला को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लास्ट में जो भी रहेगा उसको बोलेंगे, अंतिम कक्षा वाला को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और रिएक्शन में भाग यही लेता है, कौन लेता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन लेता है। जो बाहर कक्षा में रहता है ना वही भाग लेता है, जो बाहर रहेगा वही नहीं लड़ेगा, कि घर वाला लड़ाई करता है, बॉर्डर पर जो रहता है सिपाही हो ना लड़ता है, तो ये बाहर वाला यही लड़ता है, इसको बोलता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कहेगा था सर जो बाकी बच जाता है, जैसे इसका ये है तो बाकी बच गया है ना, तो बाकी जो बचता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं। अब एक होता है संयोजकता। क्या होता है, संयोजकता। संयोजकता किसको कहते हैं, संयोजकता किसको कहते हैं, संयोजकता उसको कहते हैं कि जितना वो इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या जितना ग्रहण करेगा। जैसे मान के चलो अगर हम सोडियम के बारे में बात कर लें, यानी सोडियम का अगर हम तुम्हें संयोजकता पूछ दें, क्या पूछ दें, तो सोडियम के अंतिम कक्षा में देखिए है ना, ये क्या करेगा, ये हमेशा कोई भी धातु चाहता है ना, तत्व चाहता है कि हमारा अंतिम कक्षा में या तो 2 गो रहे या तो, लेकिन ज़्यादा कोशिश करता है 8 गो रहने का, ठीक है ना। पर ये चाहेगा कि हम 8 गो रहें, तो ये एक को क्या करेगा, फेंकेगा ना, दान करेगा ना, तो किसी को दे देगा ही, कोई मिलेगा कि कोई एक अगर लेने वाला रहेगा तो उसको हम दे देंगे। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। यानी कि संयोजकता का मतलब होता है ना कि त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, यानी जितना वो त्यागेगा या जितना ग्रहण कर रहा है वही उसका संयोजकता कहलाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, संयोजकता कहलाएगा। तो समझ में आ गया। जैसे देख ये तो पहले ही से 8 गो है, ये तो जिसको जरूरत नहीं है तो अथी करने का, तो इसका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तक 2 8 7, तो इसका संयोजकता कितना हो, जल्दी बताओ। हाँ मारेंगे 7। सुनो, ये चाहेगा कि हमारा अंतिम कक्षा में 8 पूरा हो जाए, तो पहले समझ, तो इसको 7 गो त्यागना मतलब आसान है कि 1 गो लेना आसान है। 1 रुपये कमाना आसान है कि 7 रुपये कमाना आसान है, 1 रुपया कमा लो, जल्दी कमा लेंगे, 7 रुपये बांटे में 7 को मुल्ला खोजे पड़ेगा, तो दिक्कत है ना रे। तो इसको क्या करेगा, ये लेगा, तो 1 लेगा, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा क्लोरीन का, 1। सल्फर का पूछेंगे तो देखो अंतिम में 6 गो है, तो ये भी चाहेगा कि 6 को देना मुश्किल है, तो 2 को लेने की कोशिश करेगा 8 पूरा करने के लिए, तो इसका कितना हो जाएगा 2। ये कितना है 5, कितना है 5, तो ये भी चाहेगा कि हम 3 को ले लें, तो 30 का संयोजकता 3 है। ये कितना है 4, या तो ये ले ले या तो दे दे, एक कितना संयोजक 4 ना होगा रे। ये भी क्या करेगा, ये भी दाने करेगा, क्योंकि 3 को दान करना आसान है पर 5 को लेना आसान नहीं है, हमेशा कम ही वाला दान करेगा या तो लेगा। तो ये कर हो जाएगा 5, एक हो जाएगा
सॉरी ये 3 2 दान करेगा ना, तो इसका 3 हो जाएगा। ये कितना दान करेगा, ये कितना दान कर रहा है, तो इसका समझौता 1। समझ में आ गया? चलो करो फट से, रोको। देखो अच्छा बताओ, तत्व में सबसे अधिक उपयोगी कौन है? धातु है क्या धातु को धातु है? धातु का उपयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं। देखता है आज दुनिया में जितना भी चीज़ है, घर में बर्तन से लेकर के घर में मकान बनता है, उसमें भी छड़ डलाता है ना। स्टेनलेस स्टील का सामान बनता है, पुल वगैरह बनाता है, बहुत बड़ा बड़ा पुल बनाता है, स्कूल बनाता है, गाड़ी उड़ी चलती है, ये सब रेल के पटरी वगैरह ये सब में धातु का उपयोग करते हैं। तो तत्व में धातु का सबसे ज़्यादा उपयोग है कि नहीं है? चलिए अब हम बात करते हैं धातु तो लोग पहचान लेगा, कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है। लेकिन ओकरा में एक चीज़ और याद रखना, ओकरा में हम एगो हाइड्रोजन की बात बताया था ना, है ना, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो होता है वो देखो आवर्त सारणी में कहाँ बैठल है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में यहाँ बैठा हुआ, इधर बैठा हुआ है ना, आईने बैठा हुआ हीलियम। तो हम बोले थे कि टेढ़ा वाला लाइन के ई पट्टी वाला अधातु, आईने वाला धातु, तो इन्हें सब जो है वो क्या धातु है, लेकिन ये हाइड्रोजन अधातु ना है, वह ये नहीं बैठल है ना, तो एक सीट में फिक्स नहीं हुआ है, एक सीट फिक्स नहीं हुआ है आवर्त सारणी में, इसलिए हाइड्रोजन के बोलते हैं आवारा तत्व। क्या बोलते हैं? आवारा तत्व, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? तो एक अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, आज एक अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब वो धातु, पर ये धातु है नहीं ना, धातु है ना। हीलियम के अंतिम कक्षा में कितना होगा? 2, एक परमाणु संख्या 2 होता तो जो 2 ही ना होगा, आज एक अंतिम में 2 भी धातु, पर देखिए भी है ना धातु देने बैठल है। तो ये 2 को ध्यान में रखना, ये है अधातु और ये भी है अधातु। और हाइड्रोजन पूछेगा आवारा तत्व के नाम से किसे जानता हो, तो किसको बोलेगा? हाइड्रोजन। किसको? हाइड्रोजन, ठीक है ना। हीलियम बताएंगे आगे क्या है। हीलियम जो है नोबेल गैस है, ठीक है, निष्क्रिय है, किसी से रिएक्शन वगैरह नहीं करता है। यहाँ अब हम पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु की विशेषता, कि धातु की क्या विशेषता होता है और अधातु की क्या विशेषता होता है। तो धातु और अधातु की विशेषता को 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे, एक तो होगा भौतिक विशेषता और एक होगा रासायनिक विशेषता, ठीक है। पहला क्या बोल रहे हैं? हाँ, भौतिक विशेषता, एक हो गया रासायनिक, क्या हो गया? रासायनिक विशेषता, ठीक है जी। आप समझिएगा ध्यान से। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे धातु के बारे में, भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता। जब भी खत्म हो जाएगा तब बताएंगे अधातु की भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? धातु की भौतिक विशेषता। कौन विशेषता? तो हम पढ़ते हैं, देखो धातु की भौतिक विशेषता, धातु की भौतिक विशेषता। तो धातु की भौतिक विशेषता में सबसे पहले देखना, तो याद रखना कि धातु की भौतिक विशेषता, तो अभी हम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखाए थे ना रे, लिए थे ना, क्या लिए थे? सोडियम लिए थे, बोले थे इसका होता परमाणु संख्या 11, पहला में 2, दूसरा कक्षा में 8, लास्ट में 1। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है जब लिखेंगे हम, तो उसके अंतिम कक्षा में कितना आएगा? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि पहला विशेषता बोल सकते हैं, देखो भौतिक विशेषता जिसको आप ऊपर से भी देख के बता सकते हैं, है ना, उसका रूप रंग कैसा वो दिखता है ना, चमकता है, कुछ आवाज़ निकलता है पटकने पे, ये सब भौतिक विशेषता है ना, ऊपर से आप देख के बता सकते हैं। और रासायनिक विशेषता का मतलब होगा जिसको आप सिर्फ ऐसे देख कर नहीं बता सकते, कुछ अभिक्रिया करवाना पड़ेगा, वो किसी से लड़ेगा, अभिक्रिया करेगा, तो उसका रूप रंग रेखा सब बदल जाएगा, किसी से करेगा किसी से नहीं करेगा अभिक्रिया, तो वही हो गया रासायनिक विशेषता, उसको बोलेगा रासायनिक गुण, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज है। तो अभी हम भौतिक पढ़ रहे हैं, मतलब तो भौतिक पढ़ रहे हैं, तो भौतिक सिंपल हम क्या बोले, सिंपल पहचानने का तरीका, तो धातु के अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। कोई दिक्कत है? तो लिख देना पहला कि धातु के अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर द एग्जाम्पल हम समझावे किए, एग्जाम्पल क्या हुआ, एग्जाम्पल समझाए ना रे। सोडियम लिए थे 11 था, पहला में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा में 1, फिर लिए थे मैग्नीशियम, इसका होता है 12, होता है ना 12।
तो फिर 12 का क्या बताए 2 8 2, फिर लिए थे एल्युमिनियम, इसका कितना होता है 13, तो फिर बताया था 2 8 3। देखो 1 है 2 है 3 है, ये जो रूप में लिखे हैं इसको हम, ये जो सभी जो रूप दिखाई दे रहा है, ये सब जो रूप दिखाई दे, इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं, हाँ इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। तो भौतिक विशेषता में पहला समझ में आ गया कि धातु के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन, कितना 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ध्यान से समझ, धातु जो होता है ना वो विद्युत का धनात्मक होता है। क्या होता है धनात्मक। कैसे होता है, जैसे देखो ये तो धातु है कि नहीं है, धनात्मक कैसे हो गया, तो हम क्या बोले थे कि ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक मतलब अंतिम में 8 पूरा करने के लिए, यानी अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये को दान करेगा, किसी को दे देगा, तो ये अष्टक पूरा कर लेगा ना। यानी कि ये ले तो नहीं सकता है पर दे सकता है ना, यानी कि ये अमीर आदमी है, ये धनवान है। कैसा है धनवान, माने धन वाला है, पैसा वाला है, तब नहीं दे रहा है दूसरा को, दे रहा कि नहीं दे रहा है। तो इसीलिए धातु जो होता है वह विद्युत धनात्मक होता है। कैसा होता है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा ना, खो देगा ना, तो बोलेंगे कि विद्युत धनात्मक है। कैसा है, तो धातु कैसा होता है, तो धातु विद्युत धनात्मक होता है ना। तो धातु दूसरा लिखा रहे हैं, धातु विद्युत धनात्मक होता है, धातु विद्युत धनात्मक होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि यह अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है। क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है, यानी कि दान कर देता है, किसी को दे देता है। यानी हम दूसरा पॉइंट से बोल सकते हैं कि यह जो है इलेक्ट्रॉन दान करता है। क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन दान करता है, ग्रहण नहीं करता है, दान करता है। क्या करता है, अगर ग्रहण करता तो कर्जदार होता है ना, तब विद्युत ऋणात्मक, मतलब तू कर्जा में चल गई यानी माइनस में, हमारा पास ज़्यादा पैसा है, मतलब ढेर सारा धन संपत्ति है, तो हम पैसा दे रहे हैं तभी घटेंगे हो, तो हम पल से में रहेंगे, तो धनवाने धनात्मक रहेंगे। यानी कि देगा तो धनात्मक और लेगा तो ऋणात्मक, याद रहेगा। तो ये दे रहा है ना, धातु देता है ना, उसी प्रकार से ये भी 2 है मैग्नीशियम, तो ये भी दान कर देगा, तो अष्टक पूरा कर लेगा, तो ये भी दे दिया, तो ये भी धनात्मक। यानी कि जितना भी धातु है सब क्या होगा, क्या होगा रे, धनात्मक होगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब तीसरा पॉइंट समझो, देखना धातु में एक गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गुण। यानी कि धातु को तूने पीटेगा, पीट पीट के चौला बना सकता है, तुम चदरा का जैसा उसको फैला सकता है। जैसे सोनार लोग भी कुछ चौला सामान बनाता है सोना का, तो उसको पीट के चौला कर देता है। या लोहार लोग देखना, लोहा को पीट के पूरा गोल चौला कर देता है। यानी जो चौला कर रहा है ना, जो पीट के चौला कर रहा है ना, उसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। यानी धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि किसी भी धातु को पीट के चौला कर देना। जैसे ये गोल है, इसको हथौड़ी मार के इसको चौला कर देंगे पतला चादर के जैसा, तो इसमें कौन सा गुण हो गया, आघात वर्धनीयता का गुण। किसमें सिर्फ होता है, सिर्फ धातु में। किसमें होता है, यानी कह सकते हैं कि धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो लिखो कि धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, इसीलिए, है ना, इसीलिए धातु को क्या कहते हैं, इसीलिए धातु से हम क्या कर लेते हैं, उसको पीट करके चदरा बना लेते हैं। यानी इसीलिए धातु से चदरा बना लेते हैं, धातु से चदरा बना लेते हैं। चदरा बनाता है कि नहीं बनाता है, पीटेगा तो चादर बन गया ना रे, चादर के जैसा बन गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, धातु से चदरा बना लेते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से अगर पूछेगा तुमसे, यहाँ पर एक नोट में याद लिख लेना बात, अगर यहाँ से पूछ लेगा तुमसे तो ठीक है, सवाल पूछता भी है एग्जाम में, अब पूछा भी है, पूछेगा भी। कहेगा कि बताओ कि ऐसा कौन सा धातु है जिसका आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या है, तो याद रखना उसका नाम है सोना। क्या है, यानी सोना का, किसका, सोना का आघात वर्धनीयता, है ना, सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो याद रहेगा आप लोग को, तो एकदम याद रहेगा बच्चा जी, तो इसको ध्यान से एकदम याद करना है।
सोना का आघात बढ़ते हैं तो सबसे अधिक होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब एक चीज़ और बताते हैं, धातु में एक और गुण पाया जाता है। वो क्या गुण पाया जाता है सर? तो उस गुण का नाम होता है तन्यता का गुण। कौन सा गुण? तन्यता का गुण क्या होता है गुरुजी भी बता दो। तो तन्यता का गुण बिल्कुल सिंपल, तन्यता मैंने तान देना, क्या करना, यानी जिसको तानेंगे ना तो छड़ के जैसा एकदम लंबा हो जाएगा, धागा का जैसा टूटने लगेगा, यानी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तन्यता उसी को बोलते हैं तन्यता का गुण, यानी धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है ना। क्या होता है? हाँ, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है ना जी बच्चा जी। धातु में किसका गुण पाया जाता है? तन्यता का गुण पाया जाता है ना। तो धातु में तन्यता का गुण तो पाया जाता है, लेकिन अगर पूछेगा कि बताओ तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो सोना में। कितना? हम बताए थे, आप लोग को याद होगा कि 1 ग्राम सोना लो तो उसको कितना किलोमीटर तक खींच सकते हैं? 1 ग्राम सोना को आप 2 किलोमीटर तक खींच के एकदम लंबा कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो यहीं पर भी अगले नोट में डाल देना है। क्या डालेंगे सर? कि सोना का तन्यता सबसे अधिक होता है। कितना होता है जी? हम जान रहे हैं सर, 1 ग्राम सोना लेंगे और इसको 2 किलोमीटर तक खींच करके लंबा कर देंगे, इतना होता है। 1 ग्राम सोना लो और 2 किलोमीटर तक खींच लो, तो सबसे ज़्यादा किसका गुण हो गया? तन्यता का, सोना का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे हम। तो हम 4 बता दिए ना, 5 नंबर में। अब याद रखना कि जो धातु होता है ना, धातु का एक होता है द्रवनांक और एक होता है क्वथनांक, यानी उसको गलाने की बात कर रहा है और खौलाने की बात कर रहा है। तो धातु का क्वथनांक और गलनांक जो होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, यानी उच्च होता है। क्या होता है जी? उच्च होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। यानी देखो लोहा पिघलता है आसानी से? बोलो, उसको पिघलाने के लिए उसको गलाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, लगभग 1500 से प्लस 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमको जाना पड़ेगा। तब हम क्या कर सकते हैं? तब हम लोहा को क्या कर सकते हैं रे? पिघला सकते हैं, यानी 1535 और उसको क्वथनांक करवाने के लिए हमको 27 से 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके लोहा वाष्प बनेगा। तो देखो कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। तो क्वथनांक और द्रव्यनांक ऊंच होता है कि नहीं होता है? होता है सर जी, होता है। तो हाँ, तो धातु का क्या? धातु का द्रव्यनांक तथा क्वथनांक, धातु का द्रव्यनांक तथा क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। बोले तो अधिक होता है, यानी ज़्यादा होता है। लेकिन श्रीमान बच्चा जी, इसका भी एक अपवाद होता है। और आपको याद रखना है सरकार, धातु तो हमारा सोडियम भी है ना रे, पोटासियम भी है। बोलिए सर, सोडियम भी है, पोटासियम भी है, और क्या होता है? सीजियम भी होता है। क्या होता है? सीजियम होता है, गैलियम होता है। ये सब क्या है? ये सब धातु है। लेकिन सोडियम और पोटासियम, इसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। सोडियम को, पोटासियम को ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। यानी सोडियम और जो पोटासियम है, यानी कि पानी खौलाते हैं आप लोग, यानी कितना 100 पे खौलाते हैं ना, तो सोडियम को तो आप अगर 98 डिग्री सेल्सियस भी दे दीजिएगा ना, तो ये गल जाएगा। क्या होगा? गल जाएगा। और इसको 881 अगर दे देगा, 881 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इसको दे देगा, तो ये क्या कर लेगा? वाष्प बन जाएगा, ये कुछ भाप बन के उड़ जाएगा। उसी प्रकार से इससे कम किसका होता है? पोटासियम का। पोटासियम 63 डिग्री पर क्या होता है? हाँ, खौलने नहीं लगेगा, बल्कि गल जाएगा। क्या करेगा? गल जाएगा। और उसको 774 डिग्री सेल्सियस पर अगर डालोगे इसको, तो ये वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेकिन कुछ और ऐसा होता है, जैसे में गैलियम और सीजियम जो होता है, वो तो और कम पर होने लगता है। यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर, हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर लगभग 25 से 30 के रेंज में रहता है, यानी 30 से 28 में सीजियम गैलियम जो गले लगेगा, यानी कि उसको खाली हाथ पर से रख लेगा ना, तो वो गल जाएगा। तो अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। तो अपवाद में क्या लिखेंगे? अपवाद में लिखेंगे सीजियम। क्या लिखेंगे? सीजियम। और क्या लिखेंगे? गैलियम। यह क्या? सीजियम और गैलियम, ये एक अपवाद है। सीजियम और गैलियम, याद रखना, सीजियम और गैलियम ये क्या है जी? ये अपवाद है। यानी हम ये दोनों को, इसको
ये हथेली पर, हाँ हथेली पर रखने पर गायब हो जाता है या पिघल जाता है, पर पिघल जाता है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इसका द्रव्यमान उतना ऊंचे होता है और ये हाथे पर रख कर पिघल जाता है, तो ये अपवाद हो गया ना। तो पूछेगा कि बताओ ऐसा कौन सा धातु है जिसे हाथ पर रखने पर पिघल जाता है? सीजियम या ऑप्शन में दे रहेगा गैलियम। दोनों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अब यहाँ ध्यान से देख, अब होता है क्या, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट हम बात कर रहे हैं धातु के बारे में कि धातु जो होता है ना बच्चा जी, धातु जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है और साथ में उष्मा का भी सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक बोले तो कैसे सर? विद्युत का सुचालक का मतलब जेकरा से होकर लाइन पास कर जाए, जेकरा से होकर लाइन पास कर जाए। मान लो कि कोई चीज़ का छड़ है, लोहा का छड़ है, यहाँ पर हम तार जोड़ दिए, यहाँ पर लाइन में तार जोड़ दिए हैं और यहाँ कोई लड़का हाथ से पकड़ ले तो इसको लाइन लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे ही यहाँ से तुम स्विच ऑन करेगा फटाक से लाइन यहाँ विद्युत जाएगा, एकरा में बहे लगेगा, क्योंकि विद्युत का सुचालक न है। तो जो विद्युत का सुचालक रहेगा ओकर से लाइन पास करने लगेगा तो एक बार लाइन मारेगा भनाक से, गिर जाएगा झनाक से, है ना रे? तो विद्युत का सुचालक होता है कि नहीं होता है? सर होता है। तो इतना तो पता चल गया कि विद्युत सुचालक होता है, धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। अच्छा उष्मा का देख लेते हैं। मान के चले कि हम ये पट्टी लोहा कैसे पकड़े हुए हैं ना, और यहाँ पर आग में इसको गर्म कर रहे हैं, तो देखना ये तो गर्म होकर एकदम लाल हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे एक गर्माहट जो है थोड़ा एजे पर लगेगा जहाँ पकड़ ले रहेगा हाथवा से। तो नहीं कभी गैस पर कुछ गर्म करता होगा, लोहा हुआ का सामान छोटा सा छड़ उड़, तो देखना धीरे धीरे हाथवा जलने लगता है। ये जो गर्म लगता है ना, तो यानी इसमें उष्मा भी पास करता है। क्या पास करता है? यानी विद्युत जो है उष्मा भी पास करवाता है, और धातु जो है वह विद्युत भी पास करवाता है और उष्मा भी पास करवाता है। यानी धातु जो होता है वह विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। उष्मा विद्युत एवं उष्मा का क्या होता है रे? सुचालक होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो लिखेंगे धातु विद्युत एवं उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। लेकिन ये जो अपवाद है, एक जो अपवाद है, हाँ अपवाद तो हर जगह होता है ना। देखता है कोई टीचर के बाल बच्चा रहता है, बदमाश निकल जाता है, तो उसको अपवाद है ना बोलेगा। कहने कहता है कि अगर बाबूजी कितना अच्छे हैं, पढ़ाते हैं, बेचारे टीचर हैं, अब बेटा देखो कितना बदमाश निकल गया है। नहीं, तो अपवाद है। तो यहाँ भी अपवाद है। धातु विद्युत का एवं उष्मा का क्या हो रहा है? सुचालक हो रहा है। क्या हो रहा है? सुचालक हो रहा है। लेकिन एक अपवाद यही है कि धातु में हमारा पारा भी होता है। पारा बोल रहे हैं, ये शीशा क्या होता है? शीशा क्या होता है? शीशा में ना तो लाइन पास करेगा और ना ही उष्मा पास करेगा। यानी शीशा जो है उष्मा का और विद्युत का खराब सुचालक होता है। कैसा होता है? खराब सुचालक होता है। यानी कि यहाँ पर लिख लेना है कि शीशा बोले तो पीबी, शीशा बोले तो पीबी, है ना। यानी विद्युत एवं उष्मा का खराब सुचालक होता है। बोलिए सरकार, कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना। ये अपवाद हो गया कि नहीं हो गया? एक और अपवाद याद रखना कि हम क्या बोल रहे हैं, धातु विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है ना, पर अधातु नहीं होता है। लेकिन एक धातु ऐसा है जो होता है, वो आगे बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं बताते हैं, छोड़ दो, उसको आगे बता देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है कि बता दें? चल लिख ले, यहीं पे लिख लेना। ग्रेफाइट का नाम सुना है, जो तनिक पेंसिला में रहता है? हाँ, वो क्या है? अधातु है, और अधातु लाइन पास नहीं करवाता है, लेकिन फिर भी वो पास करवा देता है। यानी हाँ, ग्रेफाइट तो बोलेगा ग्रेफाइट क्या, तो कहना ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है, ऐसा अधातु है जिससे जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक है। विद्युत एवं उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। यानी बेसिकली ग्रेफाइट जो है इसमें से लाइन पास कर जाएगा, है ना। इतने लिखा ली। जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो इसको अपवाद में है, और अपवाद को भी याद रखना है ना। अपवाद को भी याद रखना है, क्योंकि अपवाद से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, और क्वेश्चन वहाँ से क्या करता है? ज़्यादा आपसे फिर पूछेगा भी। कोई दिक्कत है?
तो बताओ ग्रेफाइट से ग्रेफाइट धातु है क्या धातु है? अधातु है। तो इसे लाइन पास करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि ये अकलौता पीस अपवाद है। क्या है? अपवाद है। अब याद रखना कि जो धातु होता है, अगला पॉइंट हमारा आने वाला है कि तो नहीं देखा होगा कि धातु में जो होता है एक चमक पाया जाता है। अधिकांश धातु चमकते रहता है। सोना में चमक है, चांदी में चमक है, स्टेनलेस स्टील वगैरह उठा के लाता है उसमें चमक रहता है, सब में तो चमक मिलवे करता है। सब में एक धातु में विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है। ठीक है ना? तो धातु में क्या होता है? धातु में एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है जिसे बोलते हैं धातुई चमक। क्या बोलते हैं? हाँ। तो अगला पॉइंट है कि धातु में विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चमक पाया जाता है, जिसे है ना, जिसे धातुई चमक कहते हैं, है ना रे? जिसे क्या कहते हैं? धातुई चमक कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो चमक तो समझ में आ ही गया कि सब कैसे चमचम करते रहता है ना? चमचमाता तो रहबे करेगा, जाहिर सी बात है। चमचम सोना नहीं, अगर इतना अच्छा शाइनिंग नहीं मारता तो काहे के लिए सोना पहनता आदमी? चांदी देखो हम पहने हुए, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? चमक रहा है? नहीं चमक रहा है? करेगा तुम बदमाशी। यहाँ अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जो धातु होता है ना, उसमें ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। क्या होती है? यानी धातु में एक विशेष प्रकार का ध्वनि भी पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि। यानी धातु में कभी तू लोग चेक किया है सिक्का को गिराया है? अरे जमीन पे तो आवाज निकलता है टन से, या कोई लोहा का सामान गिरा टन से आवाज निकलता है ना, तो वही उसका साउंड हो गया। क्या हो गया? साउंड हो गया। तो धातु में एक विशेष प्रकार का ध्वनि पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे धात्विक ध्वनि कहते है ना, जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, अगला पॉइंट हम 9th नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, याद रखना। अगला पॉइंट है कि धातु जो होता है वो क्या होता है? धातु कठोर होता है। क्या होता है? जैसे लोहा कितना कठोर है कि नहीं है? लोहा हमारा क्या होता है जी? कठोर होता है। तांबा भी हमारा क्या होता है जी? कठोर होता है। तो ये सब क्या होता है? कठोर होता है ना? चांदी भी क्या होता है? कठोर ही होता है। ठीक है जी। तो हाँ, तो ये कठोर होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या होता है? कठोर होता है। तो धातु में विशेष प्रकार का ध्वनि पाया जाता हो गया। हाँ, तो धातु क्या होता है? धातु कठोर होता है। धातु क्या होता है? कठोर होता है। लेकिन एकरों में अपवाद है। हाँ, एकरों में क्या है? अपवाद है। इसका अपवाद क्या है सर? तो एक अपवाद दुगो है। एक तो है सोडियम और एक है पोटासियम। सोडियम भी है और पोटासियम भी है। ये कठोर नहीं होता है। इसको तुम चाहेगा तो चाकू से भी काट सकता है। तो पूछेगा तुमसे सवाल आता है, पूछा भी, इंपॉर्टेंट है, पूछता है स्टार लगा देते ले, पूछता भी है कि ऐसा कौन सा धातु है जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं? तो सब देले रहेगा ऑप्शन में, को सोडियम भी देले रहेगा। तो क्या मार देना? सोडियम मार देना है। ऐसे तुम लोग पोटासियम भी याद रखो, पोटासियम भी मुलायम होता है, उसको भी हम चाकू से काट। मान लो सोडियम अगर ऑप्शन में नहीं देगा तो किसको ठोकना? पोटासियम लिख दें उसको भी। चला, इसे सोडियम में तो नहीं कर देता है 10th लेवल तक। हाँ, पोटासियम। ठीक है ना? तो सोडियम और पोटासियम जो है, इसको हम क्या कर सकते हैं, है ना? इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यानी इसको हम चाकू से आसानी से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। अब अगला पॉइंट जो आता है 10 नंबर, है ना, उसको याद रखो। धातु जो होता है वो मोस्टली क्या होता है? ठोस होता है। क्या होता है? यानी धातु ठोस होता है। अभी नजर उठा के जितना भी देखा सब तो ठोसे मिल रहा है। सोना ठोस, चांदी ठोस, कॉपर ठोस, लोहा ठोस, टीन ठोस, सब तो ठोस। लेकिन एक अपवाद है। पारा क्या है? हाँ, पारा क्या है? Hg जिसको बोलते हैं,
धातु है ना रे, और कैसा अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। कैसा अवस्था में रहता है? यानी कह सकते हैं कि पारा एकमात्र ऐसा धातु है, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कोई दिक्कत है? यानी पारा जो है सब तो धातु ठोस रूप में रहता है, किस रूप में रहता है, लेकिन पारा किस रूप में है? द्रव अवस्था में। तो अपवाद हो गया कि नहीं हो गया? तो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब यहाँ पर बोले थे कि धातु जो है वह विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है, यानी कि उसमें अच्छा से पास कर जाता। तो यहीं पर से एक और सवाल बन जाएगा कि बताओ कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा धातु होता है? तो चांदी। याद रखना, कौन सा? चांदी। उसके बाद कौन आता है? तांबा। हाँ, तांबा। कौन आता है? यानी कॉपर, यानी तांबा आता है। तो नहीं बोलेगा सर तो जब सुचालक अच्छा वाला है तो काहे नहीं सब लाइनों में लगा रहा चांदी? तो चांदी महंगा ना है, महंगा है, प्लस चांदी लगा कर तो चोर रह देगा रे, काट के गायब कर देगा रात में, रात छोड़ दीने में गायब कर देगा। अगर पता चल गया कि चांदी का तार तना गया है तो कहेगा तो चलो वही काटेंगे, ड्यूटी है, मस्त काटना है, बेच देना। यहाँ तांबा का तार तो छोड़बे नहीं करता कोई, चांदी का तार छोड़ेगा रे? नहीं छोड़ेगा। पर वो काफ़ी अच्छा होता है ना, उससे अच्छा एकदम तनियो मनी उसको लाइन मिलेगा ना, पूरा बना से खींच लेगा। ठीक है। और उससे नीचे कौन आता है? कॉपर। तो चांदी महंगा होने के कारण भी हम लोग घर में नहीं लगाते हैं, और कॉपर थोड़ा मतलब उससे कुछ नॉर्मल पड़ जाता है। एल्युमिनियम भी रहता है, तो कॉपर से नीचे आएगा एल्युमिनियम। ठीक है ना जी? इस तरीके से बढ़ता है। लोहा हमें इतना अच्छा से लाइन पास करता है? करता है रे? बहुत कम करता है, और जंग भी जल्दी पकड़ लेता है क्योंकि उस रिएक्शन भी जल्दी कर जाता है। ठीक है ना? तो इसीलिए पूछेगा कि बताओ विद्युत का सुचालक के लिए सबसे अच्छा धातु कौन सा है? तो क्या कहेंगे? चांदी। नहीं, चांदी में सबसे अच्छा, चांदी जो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। ये पॉइंट से आप लोग को क्या करना है जी? याद रख लेना है अलग से। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसको समझने में दिक्कत है तो इसको फट से छाप, फिर इसके बाद बताएंगे धातु का रासायनिक विशेषता। ठीक है, चलिए वो लास्ट पॉइंट लिख लेना यहाँ पर। ठीक है ना? लास्ट पॉइंट लिख लेना। धातु का जो घनत्व होता है, धातु का जो घनत्व होता है वह क्या होता है? उच्च होता है। क्यों पता है? तो इन सब देखा है, जैसे लोहा वगैरह कितना मजबूत होता है। घनत्व समझ में आता है ना? गांव का घनत्व ज़्यादा है कि शहर का घनत्व ज़्यादा है? जल्दी बताओ। हाँ, क्यों? क्योंकि कम जगह में ज़्यादा आदमी कोचाया हुआ है, तो इसीलिए उसका घनत्व ज़्यादा है। उसी प्रकार से धातु में क्या होता है ना कि देखता एकदम धातु एकदम ठोस होता है, एक एक उसका जो कण होता है ना, एक एक कण एकदम चिपकल रहता है एक दूसरे से, एक और जगह नहीं ना छोड़ता है, तो ज़्यादा दृढ़ता देता है, ज़्यादा मजबूती दे रहा है ना, इसलिए उसका घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो लास्ट में ये पॉइंट लिख लेना है, वो धातु का घनत्व उच्च होता है। बस लिख दो, ऐड करो। चलिए, तो धातु की भौतिक विशेषता पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे रासायनिक विशेषता। कौन सा विशेषता? रासायनिक विशेषता। तो देखो धातु की जो रासायनिक विशेषता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि धातु में जो होता है, किस धातु क्या होता है? धनायन होता है कि ऋणायन होता है? तो धातु इलेक्ट्रॉन को दान करता है कि लेता है? ग्रहण करता है, दान करता है। तो जो दान करता है उसका पर धन आवेश आएगा, और धन आवेश यानी कि धनायन बनाएगा। क्या बनाएगा? यानी धातु धनायन होता है। धातु क्या होता है? धातु धनायन होता है। धातु धनायन होता है। कैसे? अभी समझाया था तुमको। जैसे हम मान के चल के सोडियम लेते हैं, क्या लेते हैं? सोडियम ले लिए। ठीक है जी। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख तो 2 8 1। ये कोशिश करेगा कि हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें? दान कर दें, है ना जी? दान करने की कोशिश करेगा। जब ही दान करेगा तो एगो तो गायब हो जाएगा यहाँ से, तो जे को गायब उतने पॉजिटिव ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि धन आयन बना रहा है ना, तो प्लस वाला साइन। एगो गायब हुआ है ना, तो एगो चिन्ह 2 गायब होता तो 3 को होता तो 4 को होता तो कोई दिक्कत? तो समझ बात को। तो ऐसे लिखेंगे तब मनी, तो खाली एगो प्लस लिखेंगे, ऐसे 4 लिख देंगे तो 4 हो जाएगा, एगो प्लस लिखेंगे 3 लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। यानी मथवा पे तो यहाँ एक ना है, तो हम खाली एगो प्लस दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा तो देख 11 में से वो खसक गया, क्या को बचा? 10 को ना बचा, यानी कि 2 और 8। तो ये देखो ये आयन बनाया कि नहीं बनाया? तो कैसा आयन? ऋणात्मक के धन, प्लस को बोलते हैं धन। तो कैसा आयन बना लिया? ये धन आयन बना लिया है। और एग्जांपल लेके समझा दें। चले वो एल्युमिनियम ले लेते हैं। एल्युमिनियम का कितना होता है? 13। कितना होता है? 2 8 3। 3 को ही गायब करने के चक्कर में है ना?
तो गायब करेगा मतलब दान करेगा, तो दान करेगा तो 3 को गायब करेगा तो कितना बचेगा 10 को ना, यानी यहाँ से 3 को ना गायब हुआ है तो एक माथा में लिखो 1 प्लस और ऊपर 3 लिख दो, तो +3 मतलब 3 को क्या हो गया है गायब हो गया। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो हो जाएगा 2 और 8, बस यही ना होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो धातु में कैसा गुण होता है, ये कैसा गुण देख रहे हैं, रासायनिक गुण देख रहे हैं। जब ये किसी से अभिक्रिया करेगा तो यही काम ना करेगा, हाँ अभिक्रिया करेगा तो यही काम करेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम क्या करें अपना अष्टक पूरा कर लें। और दूसरा पॉइंट याद रखना, धातु जो होता है ना वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बना लेता है ऑक्साइड, क्या बना लेता है। और हम जानते हैं कि धातु का जो ऑक्साइड होता है, तो नहीं कि अम्ल क्षार पढ़ाते तो पढ़ाते कि धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तू लोग बताएगा जल्दी बताओ। हम लिख रहे हैं, हाँ धातु का ऑक्साइड, जल्दी बता क्या होता है। धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, मारेंगे मुंह में गधा कहीं का, क्षारीय होता है। धातु वाला क्या होता है ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड क्या होता है रे, क्षारीय होता है। यानी कि इसको तुम कोई भी धातु यहाँ पर रखो, कोई भी धातु रखो, जैसे कैल्शियम धातु है ना और इसको ऑक्सीजन है ना, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है कि नहीं करता है, बोलो करता है। तो इसको क्या करो ऑक्सीजन से क्या करवा दो अभिक्रिया करवा दो, तो करवा देंगे अभिक्रिया तो बना लेगा CaO। अगर मैग्नीशियम लो Mg, तो ये भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो बना लेगा MgO। बना सकता है कि नहीं बना सकता है। हाँ सोडियम अगर ले ले तो Na+O तो क्या बनाएगा Na2O, क्या बना लेगा Na2O, यानी सोडियम डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत है, आई सब जो बना रहा है तो ये देखो धातु का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है, क्षारीय होगा ना, क्या होगा क्षारीय है ना। तो याद रखना धातु का ऑक्साइड क्या होता है क्षारीय होता है। कैसा गुण है, रासायनिक गुण है, रासायनिक विशेषता बतला रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है। लेकिन एक में एक चीज़ याद रखना नोट में कि कुछ कुछ ऐसनो ऑक्साइड है जो उभयधर्मी है। धातु का ऑक्साइड तो क्षारीय है, तो अधातु का ऑक्साइड क्या होगा अम्लीय होगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा ना भी लिखाएंगे 3-4 गो जो दोनों के गुण बताता है, क्षारीय का भी गुण देता है और अम्लीय का भी गुण देता है। जैसे है इसका होता है Al2O3, क्या होता है Al2O3। फिर जस्ता ऑक्साइड ZnO है ना, Al2O3 ZnO। फिर एक होता है PbO, याद रखना ठीक है ना, PbO। एक याद रखना BeO यानी बेरियम ऑक्साइड है ना, बेरियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आई है शीशा है ना, PbO ठीक है। तो इसको याद रखना, ये जो 4 को तुमको दिखाए हैं ये सब क्या है द्विधर्मी ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है, हाँ ये द्विधर्मी ऑक्साइड, ये द्विधर्मी ऑक्साइड है। द्विधर्मी बोलने का मतलब क्या, यानी अम्ल का भी गुण दिखाता है और क्षार का भी गुण दिखाता है, यानी दोनों से भी क्रिया कर लेगा। अगर तू इसको अम्ल दे देगा तो ये अपने आप को भस्म बना लेगा और उससे लड़ जाएगा, क्योंकि अम्ल तो नहीं लड़ सकता है, अरे एक के लड़ता है कोई नहीं ना। अगर इसको क्षार दे देगा तो ये अपने आप को अम्ल बना लेगा और उसे क्या कर लेगा लड़ जाएगा। यानी कि कभी अम्ल का भी गुण दिखा रहा है, कभी क्षार का भी गुण दिखा रहा है, और जो दोनों का गुण दिखाता है उसी को बोलते हैं उभयधर्मी। क्या बोलते हैं, तो इसलिए कैसा ऑक्साइड है उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो ऑप्शन में देता है एग्जाम में कि बताओ निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। 4 को में से 3 को तो ई वाला दे देगा, आइए को ई वाला दे देगा, तो कौन हो जाएगा ये हो जाएगा। या मान के चलो कि 4 के 4 दे देगा, ऑप्शन दे रहेगा इनमें सभी, तो क्या हो जाएगा इनमें सभी। याद रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब तोहनी के हम बताए थे कि जो धातु होता है वो बताओ, जो धातु होता है वो अम्ल से अभिक्रिया करता कि नहीं करता है। हाँ तोहनी के पढ़ाए थे पिछलका चैप्टर तो बताए थे धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करता है, हाँ तो धातु अम्ल से क्या करता है अभिक्रिया करता है। और जब अभिक्रिया करता है तब अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालता है जल्दी बताओ। हाँ कौन सा गैस निकालता है हाइड्रोजन गैस। क्या करता है, हाँ निष्कासित करता है। क्या करता है रे निष्कासित करता है, यानी हाइड्रोजन गैस छोड़ता है, रिलीज करता है। जैसे समझ लो इसको कैसे, मान लो कोई धातु ले लेते जैसे सोडियम, और कोई अम्ल पकड़ लो जैसे Cl है ना, हाँ प्लस आगे प्लस पीछे, देखो सोडियम का ज़्यादा होता है ना ताकत, इसे सोडियम इसको भगा देगा हाइड्रोजन को तो NaCl बना लेगा और साथ में हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा
तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा ना जी। तो देखो हाइड्रोजन गैस दिया कि नहीं दिया, और ये देखो रिएक्शन भी कर गया, करा कि नहीं करा। और लेकिन ये डिपेंड करता भाई साहब, ये जो हो गया ये अम्ल से जो अभिक्रिया करवा रहे, सब जो अभिक्रिया करवा रहा है, ये डिपेंड करता क्रियाशीलता पर, है ना। जिसका ज़्यादा क्रियाशीलता रहेगा वो उतने जल्दी रिएक्शन कर जाएगा, और अगर कम रहेगा वो करेगा लेकिन बैलगाड़ी के जैसा करेगा, मतलब धीरे धीरे करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। तो ये पॉइंट समझ में आया आप लोग को। चौथा पॉइंट भी याद करना, जो धातु होगा ना, जो धातु होगा वह जल से भी विक्रिया कर लेगा। क्या करेगा? धातु किसे विक्रिया कर लेगा? धातु जो है वो जल से भी विक्रिया। हाँ, तो लिखना है कि धातु जल से अभिक्रिया करता है ना। जल से अभिक्रिया कर सकता है। जैसे मान के चलो कि कोई धातु ले लिया सोडियम, और इसको पानी ले लिया, क्या लिए हैं? धातु को हम किससे विक्रिया करवा रहे हैं? जल से विक्रिया करवा रहे हैं। तो देखो हाइड्रोजन का मार्ग भगाएगा, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन जो है टूटेगा, क्या होगा? टूटेगा, यानी कि एक हाइड्रोजन इसके साथ चला आएगा, यानी अभिक्रिया करके बना लेगा NaOH। क्या बना लेगा? NaOH, और साथ में बना देगा हाइड्रोजन गैस निकालेगा। कभी भी रिएक्शन करेगा, याद रख। धातु चाहे किस कंडीशन में रिएक्शन करे, या पानी से करे या भाप से करे। कोई तो पानी से भी विक्रिया कर लेता है, कोई पानी से नहीं करता है, मतलब कम करता है या नहीं करता है, तो भाप से करता है। वो कहीं भी विक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस निकालेगा। हाँ, रुको तो, क्या नहीं, चलिए बोलिए, कोई दिक्कत है नहीं? कर देना, यहाँ पर इसको बैलेंस भी कर लेना, यहाँ 2 लगा लेना। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 गो है, यहाँ के गो है, देख ध्यान से, 2 यहाँ भी आगे 2 लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या लग जाएगा? 2 गो हो जाएगा ना। तो 2 और 2 4, और 2 नहीं के 4, ऑक्सीजन भी 2, हाँ यहाँ भी ऑक्सीजन 2, सोडियम भी 2, यहाँ भी सोडियम 2, बैलेंस हो गया ना बैलेंस। तो ये क्या करेगा? जल से विक्रिया कर लेता है। कोई दिक्कत है? यानी धातु जो है जल से भी विक्रिया करता है। बोलिए, कोई दिक्कत है? और धातु जो होता है ऑक्सीकारक होता है कि अपकारक होता है, ये बताओ। धातु होता है अपकारक रे गधा। जिसका होता है ऑक्सीकरण उसको बोलते हैं अपकारक। तो जब ये धातु ऑक्सीजन से विक्रिया कर रहा है तो ऑक्सीजन जुट रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका होता है ऑक्सीकरण उसको क्या बोलते हैं? अपकारक। तो धातु को हम अपकारक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जल्दी बताओ। बोलेंगे, हाँ। और एक चीज़ लास्ट पॉइंट इसमें याद रखना कि धातु जो होता है ना, क्या बोल रहे हैं हम? कि जो धातु होता है वो धातु हाइड्रोजन से विक्रिया करता कि नहीं करता, ये बताओ। नहीं करता है। धातु हाइड्रोजन से विक्रिया ये अभी आगे समझा देंगे, और धातु जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें भी बता देंगे, ठीक है, कैसे नहीं करता है, ऐसे समझ लें मोटा मोटी। देखो ये है धातु, क्या है? और जैसे मान लो कोई धातु सोडियम ले लिए, हमको पता है कि धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन खोता है, दान करता है, पर अधातु क्या करता है? खींचता है, ग्रहण करता है। क्या करता है? इसलिए ऋणात्मक होता है, ये क्या होता है? धनात्मक होता है ना। लेकिन ये एगो अपवाद है, एकरा पर ऊपर पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है? पॉजिटिव रहता था। जब पॉजिटिव कभी भी लड़ेगा रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये हाइड्रोजन धातु से रिएक्शन कर सकता है? नहीं ना करेगा, नहीं ना करेगा। तो याद रखना है कि धातु हाइड्रोजन से विक्रिया नहीं करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब तू लोग को हम एक चीज़ और बताए थे, यहाँ पर ध्यान से देख। तू लोग को हम बताए थे कि क्रियाशीलता के आधार पर धातु को हम बहुत सारा भाग में बांटे थे। जैसे कि हम बोले थे, जैसे देख, पोटासियम था, कैल्शियम था, सोडियम था, मैग्नीशियम था, एल्युमिनियम था, कॉपर था, है ना रे। और क्या था? पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर हमारा क्या था? कॉपर जस्ता है, जस्ता कॉपर नीचे आएगा, जस्ता, लोहा, फिर क्या है? जस्ता हो गया, लोहा हो गया, टीन हो गया, शीशा हो गया। ये सब क्या है? यानी टीन का क्या बोलते हैं? एसएन। टीन को क्या बोलते हैं? एसएन। और शीशा को क्या होता है? पीबी। फिर हमारा क्या होता है? पीबी के नीचे हमारा आता है हाइड्रोजन। क्या आता है? हाइड्रोजन। फिर हमारा आएगा कॉपर। क्या आएगा? कॉपर। फिर हमारा आएगा पारा। क्या आएगा? पारा, यानी कि पारा बोले तो Hg। फिर आएगा चांदी। क्या आएगा? चांदी। नीचे दिख रहा है, देखो तो, चांदी। चांदी से नीचे आता है प्लेटिनम। अब सबसे नीचे को क्या आता है? सोना, यानी Au। क्या आता है? Au यानी सोना आएगा, ठीक है जी। ध्यान देख, जो सबसे ज़्यादा ऊपर बैठा हुआ है उसका क्रियाशीलता ज़्यादा है। क्रियाशीलता क्या है उसका? हाँ, क्रियाशीलता अधिक है, मतलब ज़्यादा। जो सबसे नीचे है उसका क्रियाशीलता एकदम कम। तो पोटासियम की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, और नीचे सबसे सोना ना है,
तो सोना का क्रियाशीलता सबसे कम। क्रियाशीलता का मतलब हो गया कि ये बड़ी जल्दी लड़ाई करेगा, मतलब इंतजारे में रहता है कि कोई खाली मिले हम मारा पीट शुरू कर देंगे। ये इतना खतरनाक है, पोटासियम और सोडियम ये सब इतना खतरनाक है कि पोटासियम और सोडियम इतना खतरनाक है कि अगर इसको खुला हवा में लाएगा तो आग पकड़ लेगा। खुला हवा में लाएगा तो तुरंत क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, चूंकि क्रियाशीलता इसका ज़्यादा है, हाइड्रोजन गैस तो जलवे करता है, तुरंत आग पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? आग पकड़ लेगा। तो दोनों क्या करेगा, इतना खतरनाक है, इसलिए इसको किरासन तेल में डुबा के रखते हैं। पूछेगा कि किरासन तेल में किस तत्व को डुबा के रखते हैं, किस धातु को, तो बोलना सोडियम। किसको? सोडियम को। दिक्कत है यहाँ तक? तो ये सब का क्रियाशीलता क्या है, बहुत ज़्यादा है। इतना खतरनाक क्रियाशीलता ये सब के है कि थोड़ा बता देते हैं कि सोडियम से लेकर कहाँ तक, सोडियम तक, कहाँ तक, ये तीन को जो दिखाई दे रहा है ना, ये ठंडो पानी से रिएक्शन कर लेता है। यानी ठंडा पानी से भी क्या कर लेगा, ये ठंडा पानी से भी अभिक्रिया कर लेगा। और किसे कर, ठंडा पानी से तो करबे करेगा, साथ में जो अम्लीय विलयन होता है ना, जिसमें अम्ल वगैरह मिला हुआ होता है ना, यानी ये अम्लीय विलयन से भी कर लेगा। किसे कर लेगा? हाँ, अम्लीय विलयन से भी अभिक्रिया कर लेगा। कौन? पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, है ना जी। और अम्लीय विलयन से अभिक्रिया करके क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। और साथ में ठंडा पानी से भी अभिक्रिया कर ही रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। लेकिन अब बात करेंगे सर, हम नीचे अगर आते हैं तो बात करते हैं मैग्नीशियम से लेकर के यहाँ तक, Pb तक, ठीक है। तो ये जो होता है, ये ठंडा पानी से अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब बहुत कम करता है, एकदम बैलगाड़ी के जैसा मंद गति से करता है। किस गति से करता है? मंद गति से करता है। तो ये अभिक्रिया किससे करता है सर? तो ये जो ठंडा पानी को कर दो गर्म, क्या कर दो, तो बन जाएगा भाप। यानी कि किससे अभिक्रिया करेगा? भाप से। ये किससे करेगा? हाँ, ये भाप से अभिक्रिया करेगा। कौन? ये सब किससे अभिक्रिया करेगा? मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, जस्ता, लोहा, टीन, सीसा, किससे अभिक्रिया करेगा? भाप से अभिक्रिया करेगा। कोई दिक्कत है? अब वो नीचे आते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ देना, हाइड्रोजन को छोड़ दो, तो नीचे आओ तो हो गया कॉपर, पारा, सोना, चांदी, प्लेटिनम। ये सब किससे अभिक्रिया करता था? ये पानी से अभिक्रिया नहीं करता। पानी से अभिक्रिया ये करवे नहीं करता है, और ना ही ये अम्ल से करेगा, मतलब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। ना तो ये पानी से अभिक्रिया करेगा ये सब, और ना ही अम्ल से अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। इसलिए ये सब महंगा बिकता है, इसलिए महंगा बिकता है। कोई दिक्कत है? यानी कि ये जो है ना, एकदम ये छटपटाते रहता है, ये लफंदर है, कखनी केकरा से लड़ जाएगा कोई पता नहीं है, ठीक है। यानी कि तीनों जो है बौड़ैती ही रहता है एकदम, ठीक है। और ये सब जो है ना, ये सब थोड़ा सुस्त गति का, मतलब ये जो है ना, अगर कोई लड़ने लग जाएगा ना, तुरंत मारा पीटी शुरू कर देगा। पोटासियम, सोडियम जी सब जो है तुरंत मारा पीटी क्या कर देगा, शुरू। कोई बातचीत नहीं, सीधा मार धार चालू। ये सब के पास अगर जाएगा लड़ने लगी तो ये पहले भाषा बसी करेगा। क्या करेगा? मतलब पहले खींचेगा बात को, भाषा बसी करेगा, नहीं मानेगा तब अंत में मारा पीटी पटका पटकी करेगा, ठीक है। एकरा पास अगर कोई लड़े जाएगा तो कहेगा भैया हमनी सब लड़ाई नहीं करते, हमने सब बड़का आदमी है ना, हमने लड़ाई नहीं करते हैं, है ना, हम तुमको बता देंगे, तुमको पता चल जाएगा बैठे बैठे पता नहीं। ये सब मारा पीटी नहीं करता है, ये सब अच्छा आदमी ना है, ये सब मारा पीटी नहीं करता। यानी कहने का मतलब कि ये महंगा है और ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए ये महंगा है। देखता है अल्मोनियम, ये सब लोहा हुआ है, सब कितना जंग पकड़ लेता है, जंग पकड़ता कि नहीं पकड़ता है, जंग तक अभिक्रिया करके खराब हो जाता है। लेकिन सोना वगैरह हलाली, सोना चांदी हलाल अभिक्रिया होता है, ये सब अच्छा समय तक टिकता है, चलता है ना, बहुत कम ही अभिक्रिया कर पाता, नहीं के बराबर एकदम करता है, ठीक है। तो ये अभिक्रियाशीलता के आधार पर था, इसको तो हम पहले ही बताए थे और इसको याद भी रखना है। तो ये धातु का जो रासायनिक गुण था, यानी विशेषता था, वो हम आपको क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं, अभी खत्म हो गया है। इसके बाद जो है आपको हम अधातु का भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता बताएंगे, और इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। कितने मिनट चल गया देखो तो, 15 मिनट से। तो बता दें धातु वाला कि रहने दे, हैं? तो इसको उतारो, देख लेते हैं। चलो तो यहीं तक रख देते हैं, है ना। बाकी हम लोग कल देख लेते हैं, कल आप लोग को बता देंगे अधातु का विशेषता के बारे में, और ये बता चुके हैं ना, तो वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसको रोको, बंद करना भी।